बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम। एक्सपोर्ट फाइनेंस के ऊपर मेरी कई वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन किसी दोस्त ने ये डिफरेंट एंगल से चीज़ पूछी है, उसमें कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम है क्या और एम ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम, इसका एम क्या है, इसके मकासद क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम। ये चार तरह के क्वेश्चन हैं किसी दोस्त के, तो मैंने कहा कि एक डिफरेंट एंगल से इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम है क्या? जो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया है, या भी किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो एक्सपोर्टर को फाइनेंस करता है। एक्सपोर्टर को, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि लोन देता है। वो एक्सपोर्टर को जो लोन देता है, जो नरम शराइत के ऊपर, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन सॉफ्ट होती हैं, उसके ऊपर जो लोन देता है उसे एक्सपोर्ट फाइनेंस कहा जाता है। और ये एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो डिफरेंट एंगल से ये दिया जाता है। जैसे अभी हम जिस पर डिस्कस करेंगे, ये प्री शिपमेंट लोन होगा, शिपमेंट से पहले। एक पोस्ट शिपमेंट भी होता है और इसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। फिलहाल हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो सबसे बेसिक और इनिशियल टॉपिक है, वो है पार्ट 1, और उसमें हम डिस्कस करेंगे प्री शिपमेंट लोन। प्री शिपमेंट लोन और पोस्ट शिपमेंट लोन होता है, उसके ऊपर भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि प्री क्या होता है, पोस्ट क्या होता है। और ये एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम की जो पार्ट 1 है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 के ऊपर आप जब एक रेगुलर एक्सपोर्ट करने चले जाएंगे तो फिर आप पार्ट 2 के ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग एक एज ए नए एक्सपोर्टर हैं, तो आपने एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम का जो पार्ट 1 है उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करने के लिए उसको बहुत नरम शराइत के ऊपर लोन देता है। वो लोन एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में आता है। और ये चीज़ याद रखें कि ये जो सेंट्रल बैंक होता है ये डायरेक्ट लोन नहीं देता, बल्कि कमर्शियल बैंक के थ्रू देता है, तो उसे एक्सपोर्ट रीफाइनेंस भी कहा जाता है, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस लोन। जैसे आपने देखा, आपके सामने लिखा है व्हाट इज़ एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के अंदर जो लोन दिया जाता है उसे रीफाइनेंस इसलिए कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ये फंड्स ट्रांसफर करता है, और कमर्शियल बैंक जो होता है वो आगे एक्सपोर्टर को फंड्स देता है, तो ये रीफाइनेंस कहा जाता है, यानी उसको रीफाइनेंस किया गया है। फाइनेंस किसी और ने किया है, कमर्शियल बैंक ने आगे रीफाइनेंस किया उसको, किसको? एक्सपोर्टर को। तो ये एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। एम ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम, इसके मकासद क्या हैं, इसके टारगेट्स क्या हैं। एक्सपोर्टर जो होता है उसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो उसको लोन दिया जाता है वो बहुत नरम शराइत के ऊपर दिया जाता है, और उसका जो मार्कअप होता है वो मार्केट के मार्कअप से बहुत कम होता है। आप ये समझ लें कि मार्केट में अगर 10% मार्कअप का रेशो है, 10% के हिसाब से बैंक लोन दे रहे हैं, तो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम या एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के तहत जो एक्सपोर्टर ये फैसिलिटी अवेल करेगा तो उसे 10% नहीं बल्कि उसका 50% और मे भी उससे भी नीचे, यानी 5% हो सकता है, 3% या 4% के ऊपर भी ये लोन दिया जाए।
तो ये लोन एक्सपोर्टर को कम मार्कअप के ऊपर और नरम शराइत के ऊपर दिया जाता है ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। ये किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो लोन देता है एक्सपोर्टर को, वो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस लोन कहलाता है। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत ये लोन दिया जाता है और ये कम मार्कअप के ऊपर दिया जाता है ताकि एक्सपोर्टर को किसी किस्म की फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो। आप जानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक कमर्शियल बैंक नहीं होता, कमर्शियल बैंक की तरह वो काम नहीं करता, वो मुल्क की इकॉनमी को कंट्रोल करता है। बहुत से उसके मकासद हैं, वो आपने पढ़े होंगे, जिन दोस्तों ने नहीं पढ़े तो वो एक अलग से टॉपिक है, वो आप देख लें। लेकिन यह है कि ये मैं बताऊं कि ये एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर को कम मार्कअप के ऊपर ये लोन देता है ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो ये उसके एम्स हैं, बेसिक एम्स जो उसके हैं, जो मकासद हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के, मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब कहते हैं जी प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम। इसका प्रोसीजर क्या है? आप देखते हैं कि यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक होता है, जो मरकज़ी बैंक, किसी मुल्क का भी मरकज़ी बैंक होता है, जो सारे मुल्क के जो इकॉनमी है उसको कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंकों को कंट्रोल करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखता है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, यानी बहुत से इसके फंक्शंस होते हैं। ये स्टेट का बैंक होता है, यानी किसी भी मुल्क का अपना जो बैंक होता है वो एक सेंट्रल बैंक कहलाता है। उसका नाम कुछ भी हो, बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में, पाकिस्तान में स्टेट बैंक नाम है उसका, ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका यूएसए में उसका नाम है, नाम उसका कुछ भी हो, लेकिन यह है कि सारे बैंक मुल्क के अंदर जितने भी बैंक हैं उसके तहत काम करते हैं। तो अभी हम इसका प्रोसीजर बयान करने लगे हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। ये सेंट्रल बैंक है, ये एक कमर्शियल बैंक है। ये आम बैंक जो आपकी गली मोहल्लों में आप देखते हैं, आप मेन रोड्स के ऊपर देखते हैं, जिसके तहत आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। वो तिजारती बैंक होते हैं, वो उनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन सेंट्रल बैंक जो होता है उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो मुल्क की इकॉनमी को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक सेंट्रल बैंक हमारे सामने आ गया, एक कमर्शियल बैंक हो गया। अब एक आ गया एक्सपोर्टर, ये एक्सपोर्ट कर रहा है, और एक है इम्पोर्टर, ये दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, इम्पोर्टर है। अब क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है लोन का? जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत एक्सपोर्टर को लोन दिया जाता है उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में आप जानते हैं कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंपोर्टर क्या करता है, एक एलसी, एक लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को देता है। देख लें आप, एक एलसी उसने, इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया कि मुझे ये शिपमेंट दे दो। अब जाहिर बात है एक्सपोर्टर को शिपमेंट रेडी करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, उसको फाइनेंस चाहिए। तो एक्सपोर्टर ने क्या किया, एक एप्लीकेशन दे दी इसी एलसी के साथ अपने बैंक को कि मुझे ये लोन चाहिए, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस लोन, जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत दिया जाता है। किसको दी उसने? अपने बैंक को, जहाँ उसकी कंपनी का अकाउंट है एक्सपोर्टर के। अब ये बैंक जो होता है, जो उसका कमर्शियल बैंक है, ये खुद से ये लोन नहीं देता, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, ये सेंट्रल बैंक देता है। अब इस बैंक ने यही एलसी और जो भी इसकी एप्लीकेशन थी, बेसिक चीज़ इसमें एलसी है, ठीक है ना, बाकी एप्लीकेशन के जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एलसी उसने सेंट्रल बैंक को, जो पाकिस्तान में जैसे स्टेट बैंक है, उसको भेज दी कि ये लोन के लिए एक्सपोर्टर अप्लाई कर रहा है। अब ये जो सेंट्रल बैंक है इसने ये लोन दे दिया और ये फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए कमर्शियल बैंक को, जो एक्सपोर्टर का बैंक है। एक्सपोर्टर के बैंक ने आगे ये फाइनेंस, ये लोन दे दिया एक्सपोर्टर को, यानी सेंट्रल बैंक ने ये फाइनेंस पैसे दे दिए कमर्शियल बैंक को, आगे उसने एक्सपोर्टर को दे दिए। यहीं से ये रीफाइनेंस कहलाता है, यानी ये एक बैंक ने दूसरे बैंक को फाइनेंस किया, उसने आगे किसी को दे दिया, तो ये रीफाइनेंस हो गया। अब एक्सपोर्टर के पास ये लोन आ गया, ये पैसे आ गए, उसने अपनी शिपमेंट रेडी की, जो भी उसने वर्किंग करनी थी की। इसके बाद उसने क्या किया, एक्सपोर्टर ने एक शिपमेंट दे दी, किसको? इंपोर्टर को, उसी एलसी के अगेंस्ट, ठीक है। ये एक प्रोसीजर मुकम्मल हुआ। जैसे इंपोर्टर ने एलसी दी एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर ने एलसी के साथ एक एप्लीकेशन बना के अपने बैंक को कहा कि मुझे लोन चाहिए, उसने सेंट्रल बैंक को भेजा, सेंट्रल बैंक ने लोन दे दिया उस बैंक को, कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक ने एक्सपोर्टर को वो फंड्स दे दिए, और एक्सपोर्टर ने शिपमेंट रेडी करने के बाद इंपोर्टर को शिपमेंट दे दी। अब इंपोर्टर के पास जब ये शिपमेंट आएगी तो वो क्या करेगा, उसकी जो पेमेंट है उसने ये पेमेंट कर दी, और ये पेमेंट किसको आएगी? ये पेमेंट आने वाली है, ये देख रहे हैं आप, जो एक्सपोर्टर का बैंक है। एक्सपोर्टर को डायरेक्ट तो नहीं देगा ना ये फंड्स,
जो उसका अमाउंट है, जो पेमेंट है, वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर के हाथ में तो नहीं देगा, वो उसके बैंक को देगा। और ये डॉक्यूमेंट्स भी बैंक के थ्रू ही जाते हैं। जो एक्सपोर्ट की शिपमेंट तो उसने उसको दे दी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर ने अपने बैंक के थ्रू ही भेजे हैं और पेमेंट भी बैंक में ही आएगी। ठीक है, तो यूएस के बैंक में पेमेंट उसकी आ गई। अब क्या किया जी, इस बैंक ने, जो कमर्शियल बैंक है, उसने उसका लोन जो था वो स्टेट बैंक को वापस करने के लिए उसने जो फंड्स हैं वो स्टेट बैंक को वापस कर दिए, क्योंकि एक्सपोर्टर ने लोन अवेल किया था स्टेट बैंक से। तो जो जब उसकी शिपमेंट होगी, पेमेंट आ गई, तो एक्सपोर्टर के बैंक ने ये पैसे वापस स्टेट बैंक को दे दिए। इस तरह ये लोन हो गया ख़त्म। और इसके में जो भी मार्कअप था, जैसे मैंने बताया 3% या 4%, वो इस बैंक ने मार्कअप इस एक्सपोर्टर से ले लिया। उसमें ये होता है कि 1% इस कमर्शियल बैंक का होता है और बाकी जो है वो सेंट्रल बैंक का होता है थोड़ा ही है, यानी ये 3% 4% के ऊपर होता है, लेकिन 1% इसका होता है कमर्शियल बैंक का। इसने सर्विसेज दी हैं और एक्चुअल लोन जो होता है वो चूंकि सेंट्रल बैंक ने दिया होता है तो ज़्यादा मार्कअप उसके पास जाता है। तो ये इसका एक प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर के तहत ये लोन दिया जाता है। ये प्री शिपमेंट लोन की मैं बात कर रहा हूँ, पोस्ट शिपमेंट की नहीं बात कर रहा। पोस्ट शिपमेंट जो लोन होता है वो एक्सपोर्ट होने के बाद दिया जाता है। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि एक अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा कि पोस्ट शिपमेंट लोन क्या होता है। ये प्री शिपमेंट है, यानी शिपमेंट से पहले लोन लिया गया है, क्योंकि शिपमेंट रेडी करनी थी, तो इसलिए एक्सपोर्टर ने ये लोन अवेल किया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब कहता है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। इसमें सबसे बड़ा और मेन डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट है, जिसे आप एलसी कहते हैं। मेन डॉक्यूमेंट यही है, एलसी या कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एलसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो एलसी होगा, या अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे नॉन एलसी पे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट को आप प्रोफार्मा इनवॉइस भी कहते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट यही होता है जो लोन के लिए चाहिए होता है। बाकी उसके बाद बैंक के कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो ज़ाहिर बात है आप अप्लाई कर रहे हैं तो सारी चीज़ उसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। कुछ लोन होंगे, कुछ अंडरटेकिंग होगी, सॉरी कुछ फॉर्म्स होंगे, कुछ अंडरटेकिंग होंगी, तो वो आपका बैंक आपको वो फॉर्म प्रोवाइड कर देगा। आपने वो फॉर्म उसी तरह जो जो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आपने अपने साइन, कंपनी के साइन और स्टैम्प होने के बाद और अपने बैंक को दे देने हैं। लेकिन मेन डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट है या कॉन्ट्रैक्ट है या जिसे प्रोफार्मा इनवॉइस कहते हैं। इसके बाद ये लोन दिया जाता है। ये प्री शिपमेंट लोन की बात मैंने की है एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत, जिसे एक्सपोर्ट रीफाइनेंस लोन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पार्ट 1 इसका कहलाता है। पार्ट 2 में कुछ और प्रोसीजर होता है, उसमें ये लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह की उसमें नहीं होती। वो एक रेगुलर एक्सपोर्टर जो पूरा साल एक्सपोर्ट करता है उसके लिए होता है। आप अगर चूँकि नए हैं या 1-2 शिपमेंट आपकी जा रही हैं तो आप पार्ट 2 में नहीं जाएंगे, पार्ट 1 में ही रहेंगे। पार्ट 1 में जैसे आपने लोन दिया, शिपमेंट आपकी होगी, पेमेंट आई और आपका लोन जो है रीपेमेंट होगी। ठीक है, ये था ये एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम, जिसे एक्सपोर्ट रीफाइनेंस लोन भी कहा जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।